सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूनिट 4 की क्विक शॉर्ट के वीडियो में आपका स्वागत है। जो भी सारे टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पिछली यूनिट में हमने सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के बारे में पढ़ा। अब हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। यानी जब हम लोग सॉफ्टवेयर डिजाइन कर लेंगे, जब हमने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया है, तो हम चेक करने की कोशिश करेंगे कि उसके अंदर किसी प्रकार का एरर या फिर बग ना हो। अगर वो बग होगा तो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी होगी वो डिग्रेड कर जाएगी। तो उसको ऐसे बोल सकते हैं, ये एक बोले तो बॉडी गार्ड की तरह वर्क करेगा, जिसके थ्रू हम लोग ये इंश्योर कर पाएंगे कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो करेक्टली फंक्शन कर रहा है और वो रिलायबल है। साथ के साथ ये जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता है वो डिफरेंट लेवल्स पे वर्क करता है। ऐसे बोले तो ये एक हायरार्कियल लेवल पे वर्क करता है। उसके बारे में हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे, जिसके अंदर आते हैं यूनिट इंटीग्रेशन सिस्टम टेस्टिंग। टेस्टिंग के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सिंपल मतलब ये हुआ कि हम लोग कोशिश करेंगे कि वैलिडेट और वेरीफाई करें सॉफ्टवेयर को। इसका मतलब हम लोग राइट सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या नहीं, और राइट पाथ के थ्रू हम लोग बना रहे हैं या नहीं, जिसके थ्रू हमने डिजाइन प्रोसेसेस के थ्रू सोचा था कि इस पर्टिकुलर पाथ को यूज करके बनाना है। तो क्या हम लोग उस पाथ पे हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो क्या फाइनल प्रोडक्ट जो हमें मिल रहा है वो उस प्रकार का मिल रहा है या नहीं मिल रहा है जिस प्रकार का हमने सोचा था। तो जिसके अंदर बेसिकली आता है डिटेक्ट, वेरीफाई और इंश्योर। डिटेक्ट का मतलब क्या होता है कि हम लोग कंटिन्यूअसली एरर्स को फाइंड करते रहेंगे और उनको फिक्स करते रहेंगे। वेरीफाई का मतलब क्या हो जाएगा कि कंटिन्यूअसली हम लोग ये भी चेक करते रहेंगे कि जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स है उसको हमारा सॉफ्टवेयर मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। और इंश्योर का मतलब क्या होता है कि इंश्योर का सिंपल मतलब ये होता है कि हम लोग इस चीज़ को हमेशा अश्योर करके रखेंगे कि जो परफॉर्मेंस हो और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी हो सॉफ्टवेयर की, वो इंश्योर्ड हो। यही बेसिकली इंश्योर के अंदर कहने का मतलब है। तो टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव है डिटेक्ट, वेरीफाई और इंश्योर। जो हमने पढ़ा कि सिस्टम या फिर यूनिट या फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो लेवल्स होते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के, अब हम लोग उसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यूनिट टेस्टिंग के बारे में समझ लेते हैं। ये PYQ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनिट टेस्टिंग का सिंपल मतलब ये होता है कि जैसे नाम बता रहा है उसी प्रकार से हम लोग इसके अंदर हर एक इंडिविजुअल मॉड्यूल को टेस्ट करेंगे, जिसको बोल सकते हैं कि हम उन्हें आइसोलेट करेंगे और कंटिन्यूसली टेस्ट करेंगे। तो इसका सिंपल मतलब ये होगा कि हम लोग मॉड्यूल बाय मॉड्यूल टेस्ट करते जाएंगे और उनके अंदर जो भी सारी प्रॉब्लम्स होंगी उनको फिक्स करते जाएंगे। ये एट द अर्ली स्टेज किया जाता है डेवलपर के द्वारा। यानी डेवलपर ने कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल को बनाया, उसको वो चेक करेगा तो ये यूनिट टेस्टिंग के अंदर आ जाएगा। फिर वो अगले मॉड्यूल पे मूव करेगा, उसको चेक करेगा और उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, बग्स होंगे, एरर्स होंगे, उनको फिक्स करेगा। तो जो इसका मेन फोकस होता है वो लॉजिकल करेक्टनेस और एल्गोरिदम्स पे होता है इंडिविजुअल मॉड्यूल्स के। जबकि इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो होता है उसके अंदर हम लोग दो दो मॉड्यूल्स से तीन मॉड्यूल्स यानी ज़्यादा नंबर ऑफ मॉड्यूल्स को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि एक दूसरे के साथ उनकी जो डिपेंडेंस है वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। यानी जो डिफरेंट यूनिट्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनके बीच में हम लोग देखेंगे कि एक प्रॉपर इंटरफेस बन पा रहा है या नहीं, यानी उसके अंदर कोई भी इंटरफेस की फॉल्ट्स ना हो। इसके थ्रू हम लोग डेटा फ्लो को चेक कर सकते हैं और इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉड्यूल्स चेक कर सकते हैं। इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक होता है टॉप डाउन इंटीग्रेशन, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि एक पर्टिकुलर मेन कंट्रोल को हम लोग शो करेंगे कि डाउनवार्ड जो अगर हम डिफरेंट डिफरेंट जैसे एक हाई लेवल पे मैनेजर है तो मैनेजर के डिफरेंट चीज़ों के साथ कैसा रिलेशन है, एम्प्लॉय के साथ कैसा रिलेशन है, कोई अगर हमारी कंपनी को मैनेज करने वाला उसका पूरा डेटा देखने वाला है तो उसके साथ क्या रिलेशन है। मतलब हम लोग मैनेजर से स्टार्ट करेंगे। जबकि बॉटम अप इंटीग्रेशन के अंदर क्या करेंगे, एम्प्लॉय से हम लोग चेक करते जाएंगे, एम्प्लॉय और उसके थोड़े हायर लेवल के बीच में क्या रिलेशन है, फिर उस पर्टिकुलर लेवल से अगले वाले लेवल पे क्या है। तो ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर आता है। जैसे डायग्राम के अंदर शो किया गया है कि M1 M2 M3, जब हम M1 को बारी बारी से चेक करेंगे लेफ्ट साइड में तो वो होता है यूनिट टेस्टिंग। जबकि M1 को M2 के साथ हम लोग कंबाइन करेंगे तो वो एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। इंटरफेस का सिंपल मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि दो या दो चीज़ों के बीच में जब एक रिलेशन बनाते हैं तो उस रिलेशनशिप को हम लोग इंटरफेस की तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो M1 और M2 के बीच में हम लोग चेक करेंगे कि क्या उनके बीच में अगर डिपेंडेंसी है तो वो सही तरीके से डिपेंडेंसी काम कर रही है या नहीं कर रही है। ये सारी चीज़ें होती हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर, जिसके अंदर हम लोग टॉप डाउन और बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग पढ़ते हैं। वैलिडेशन एंड मेंटेनेंस, ये भी बेसिकली टेस्टिंग के ही टाइप हैं, लेकिन ये इनके अंदर यूजर का इन्वॉल्वमेंट होता है। कैसे हम लोग समझते हैं, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो रियल टाइम क्लाइंट्स, यूजर्स जो उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे वो इन्वॉल्व होते हैं। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का सिंपल मतलब आप ये याद रखें कि जो सॉफ्टवेयर है वो यूज करने लायक है या नहीं है। जैसे अगर कोई कस्टमर किसी प्रोडक्ट को चेक करता है तो उसके बाद वो बताएगा कि नहीं, इसके अंदर ये सारे फॉल्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर फिक्स करने की ज़रूरत है। तो ये बेसिकली क्या होता है, इंटायरली इस पर मेन फोकस जो होता है वो क्लाइंट या फिर एंड यूजर पे होता है। उनके थ्रू हम लोग चेक करने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो उनके पर्पज को सॉल्व कर पा रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक फाइनल गेटवे होता है बिफोर द कॉमर्शियल डिलीवरी ऑफ द सॉफ्टवेयर। जबकि जो रिग्रेशन टेस्टिंग होता है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर जैसे मान लो कि
हमें पता चला कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये बग है, उस बग को हम लोग फिक्स करेंगे और फिर हम लोग ये चेक करेंगे कि अगर हमने इस पर्टिकुलर बग को फिक्स किया है तो क्या इसके बाद हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर कोई नया प्रॉब्लम तो नहीं आ गया। इसी को बेसिकली बोलते हैं, जैसे ऐसे समझो कि अपडेट के बाद हम लोग ऐप को वापस चेक करेंगे कि इसके अंदर कोई और तो प्रॉब्लम नहीं आ गई। ये चीज़ इसके अंदर हम लोग बोलते हैं। तो ऐसे बोलें कि देयर शुड बी नो एनी ऑरिजिन फॉर द न्यू एरर्स, जब हमने पुराने एरर को फिक्स किया है तब। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कब होता है, जब हम लोग न्यू फीचर्स सॉफ्टवेयर के अंदर डालते हैं तब, या फिर किसी बग को हम लोग पुराने प्रॉब्लम को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं तब। ठीक है, तो ये एक बैकबोन की तरह काम करता है। बैकबोन की तरह ऐसे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। ऐसा ना हो कि हम नई चीज़ें करते जाएं, पता चले पुरानी चीज़ें सब उड़ाते चले जा रहे हैं, ऐसा काम नहीं होता है। तो रिग्रेशन टेस्टिंग के अंदर यही होता है कि अगर हमने कोड को मान लो जैसे चेंज किया, तो उसके बाद हम लोग रिग्रेशन टेस्टिंग लगा के कंटिन्यूअसली चेक करेंगे कि नई चीज़ की वजह से पुरानी चीज़ बदली तो नहीं, सिस्टम स्टेबल है या नहीं। वैलिडेशन और मेंटेनेंस, जिसके बेसिस हमने लिया यूजर्स को कि यूजर्स का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर कैसा है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं फंक्शनैलिटी वर्सेस परफॉर्मेंस, यानी कि ये एक दूसरा डायमेंशन है टेस्ट करने का, जिसके अंदर हमारा मेन एम जो होगा वो फंक्शनैलिटी और परफॉर्मेंस पे होगा। फंक्शनैलिटी का सिंपल मतलब आप ये याद रखें कि हमने कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनाया, उसके अंदर कुछ फंक्शनैलिटी होंगी, तो क्या वो अपने एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स को परफॉर्म कर रहा है एक्यूरेटली या फिर नहीं एक्यूरेटली परफॉर्म कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल, अगर हमने लॉगिन स्क्रीन बनाया है तो पता चला हमने लॉगिन किया और वो खुल गया गूगल, तो वो वर्थ इट नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे डेटाबेस कैलकुलेशन हो सकता है या फिर डेटा सेव करने का वो एप्लीकेशन है, तो डेटा ही सेव करे। ये ना हो कि हमने अपने डेटा को इनपुट किया और वो हमें कुछ दूसरा डेटा आउटपुट दे रहा है। तो फंक्शनैलिटी का सिंपल मतलब ये याद रखें कि जो काम बोला गया वो तुम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। फिर टेस्टिंग फॉर परफॉर्मेंस, सिंपल ऐसे याद रखें कि सॉफ्टवेयर जो हमने असाइन किया है उसके अंदर स्पीड होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए और स्टेबिलिटी होनी चाहिए। जब उसके अंदर अगर हम लोग डिफरेंट तरीके के टास्क परफॉर्म करते हैं तब, ऐसा ना हो कि उसके अंदर बहुत सारे यूजर्स एक ही बार में आए तो वो सॉफ्टवेयर ही क्रैश कर जाए या फिर उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे, बग्स आने लगे। तो सिंपल इसका परफॉर्मेंस का मेन एम ये होता है कि हम लोग ऐसा सॉफ्टवेयर बिल्ड करें जिसके ऊपर अगर हैवी ट्रैफिक या फिर हैवी लोड भी आता है तो वो उसको हैंडल कर सके। समझ रहे हैं? इसके अंदर कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस टेस्टिंग, यानी कि उस पर कितना लोड वगैरह पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें। स्ट्रेस मतलब क्या हो गया कि उसके ऊपर डिफरेंट तरीके के यूजर्स आए तो उनकी वजह से जो ओवरऑल इंटरेक्शन वो कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे, तो सॉफ्टवेयर एज अ रिजल्ट क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, कहीं वो अटक तो नहीं जा रहा। और लोड टेस्टिंग इसके अंदर दूसरा टाइप आता है परफॉर्मेंस के अंदर। इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजीज के अंदर हम लोग टॉप डाउन टेस्टिंग स्ट्रेटेजी और बॉटम अप स्ट्रेटेजी के बारे में समझ लेते हैं। टॉप डाउन स्ट्रेटेजी को आप ऐसे समझें कि हम लोग का जो इंटीग्रेशन या फिर जो टेस्टिंग का अप्रोच होगा ये हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन इसके अंदर स्टब्स एंड ड्राइवर्स थोड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, टॉप लेवल मेन मॉड्यूल जो है उससे स्टार्ट करेंगे और सब मॉड्यूल्स पे हम लोग जंप करते जाएंगे। ऐसे समझो कि हमें सब पता है, उसके बाद हमने काम स्टार्ट किया। तो इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि हमें पहले से वैलिडेशन है कि हम लोग किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या किस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। यानी बोले तो मेजर सिस्टम का जो लॉजिक है उसके बारे में हमें पता है। इसके ऊपर जो मेन डिपेंडेंस होता है वो स्टब्स के ऊपर होता है। ठीक है, जबकि हम लोग बॉटम अप स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो सारी कॉन्सेप्ट सेम है। हम लोग लोअर मॉड्यूल से स्टार्ट करेंगे, जबकि इसका जो मेन चीज़ होता है वो वेरिफिकेशन होता है कोर, जो हमारा यूटिलिटी और फाउंडेशनल मॉड्यूल्स हैं उनका। साथ के साथ इसके ऊपर जो मेन डिपेंडेंस होता है वो ड्राइवर्स के ऊपर होता है। अब स्टब्स एंड ड्राइवर्स क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग अभी समझेंगे। हम लोग समझ लेते हैं सिम्युलेटर, टेस्ट ड्राइवर और टेस्ट स्टब के बारे में। ऐसे समझो कि ये एक डमी, डमी का मतलब क्या होता है, फॉल्स, या फिर इनका एक्चुअल यूज नहीं होता है। ऐसे प्रोग्रामेटिक मॉड्यूल्स होते हैं जो हमारे टेम्पोरली पर्पज को सॉल्व करते हैं। जैसे जो मेन सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं उनको ये सिमुलेट करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए उनको हम लोग सिमुलेटर्स बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग ड्राइवर को समझ लेते हैं, जो कि बॉटम अप अप्रोच के अंदर यूज किया जाता है। इसको ऐसे समझो कि एक टीचर जो है वो क्या करता है, स्टूडेंट्स को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चंस पूछता है इसके अंदर। ठीक है, तो जो डमी प्रोग्राम जो होता है वो जब लोअर मॉड्यूल्स को कॉल करता है तो वो आता है टेस्ट ड्राइवर के अंदर। समझ रहे हो? जैसे डायग्राम के अंदर शो किया गया है कि डमी प्रोग्राम के बारे में हमें पता है, और वो जो रियल सब मॉड्यूल्स हैं, छोटे छोटे सब मॉड्यूल्स, क्योंकि हम लोग इसके अंदर जो बॉटम अप अप्रोच है ना, तो उसके अंदर हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जंप करेंगे, तो सबसे हाईएस्ट लेवल पे ड्राइवर है। तो ड्राइवर क्या करेगा, जो छोटे छोटे सब मॉड्यूल्स हैं जो कि रियल हैं, जिनके बारे में हमें पहले से पता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, ड्राइवर के थ्रू कॉल करेंगे। जबकि स्टब जो होता है वो टॉप डाउन अप्रोच के अंदर यूज किया जाता है। इसका सिंपल मतलब क्या होता है, ऐसे समझो कि जो स्टब्स होते हैं वो ऐसे डमी मॉड्यूल्स होते हैं जो हमारे मिसिंग पार्ट्स होते हैं, फिर मिसिंग जो हमने मान लो कुछ प्रोग्राम्स या फिर किसी पर्टिकुलर कोड को हमने नहीं लिख रखा है, तो उसको क्या करता है, ये रिप्लेस कर लेता है। और ये हमने पढ़ा टॉप डाउन अप्रोच के अंदर यूज किए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग एग्जीक्यूशन पैराडिग्म्स यानी कि वाइट बॉक्स
टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बारे में समझ लेते हैं। ये भी टेस्टिंग का ही अप्रोच है, लेकिन एग्जीक्यूशन पैराडिग्म्स का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर हमारा मेन फोकस एग्जीक्यूशन पे होगा। इंटरनल एग्जीक्यूशन या फिर बोले तो बाहर किस प्रकार से हमारा सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। जैसे स्ट्रक्चरल टेस्टिंग यानी कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग की जब बात करें हम लोग, तो इसका मेन एम होता है कि हम लोग इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो हमें एक स्किल्ड वर्कर चाहिए जिसको डीप आइडिया हो पाथ लूप कंडीशन इन सारी चीज़ों की, क्योंकि इसके अंदर हमारा जो मेन फोकस होता है वो इंटरनली हम लोग चेक करेंगे कि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर जो हमने चीज़ें यूज की हैं वो एफिशिएंट हैं या नहीं हैं, उन पर अगर लोड पड़ता है, डिफरेंट तरीके का यूजर इनपुट देता है तो वो उसका हैंडल कर पाएंगे या नहीं, कहीं फाइनाइट लूप में तो नहीं फंस जाएंगे। ये सारी चीज़ें मतलब इसके अंदर लॉजिक और जो कंडीशंस या फिर जो ऐसे बोले तो बेसिकली इंटरनल एंड टू एंड स्ट्रक्चर को हम लोग इसके अंदर चेक करते हैं, कोडिंग स्ट्रक्चर ओवरऑल कि हमने क्या लिख रखा है। जबकि फंक्शनल टेस्टिंग यानी कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की बात करें, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है इसके बारे में एक फिजिक्स में भी पढ़ना था फर्स्ट सेमेस्टर में, जिसके बारे में ब्लैक फिजिक्स के अंदर बेसिकली कि ब्लैक बॉक्स होता है जिसके अंदर क्या होता है कुछ पता ही नहीं होता है, वी कैन नॉट प्रोब इनसाइड, हम लोग उसके अंदर देख नहीं सकते। तो वहीं इसके अंदर आता है कि हम लोग केवल आउटपुट देखेंगे, ठीक है, इनपुट की करस्पॉन्डिंग आउटपुट कि हमने क्या इनपुट दिया क्या आउटपुट मिला, कोड के बारे में कुछ हमें पता ही नहीं होता है। जैसे ऐसे समझो, अब स्ट्रक्चरल टेस्टिंग का एक स्टैंडर्ड एग्जांपल हो सकता है कि मशीन हमारे पास, छोटे बच्चे जब हम होते हैं तो क्या करते हैं, हमारा आदत होता है कि ये कैसे काम कर रहा है, इसको हम खोल के पूरा सब इधर उधर कर देंगे और उसके बाद देखेंगे कि नहीं ये वाला ऐसे यूज हुआ था, ये वाला ऐसे यूज हुआ था। तो ये आ जाता है वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर, यानी पूरे का पूरा खोल दिया, इधर उधर सब कर दिया, उसके बाद हम लोग चेक कर रहे हैं। जबकि फंक्शनल टेस्टिंग यानी कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो होती है उसके अंदर हमारा मेन एम होता है कि हमने टीवी के रिमोट का बटन दबाया, इनपुट दिया, आउटपुट। अब हम ये थोड़ी सोचेंगे कि ये चैनल कैसे आ गया, इसके बाद तो ये चैनल आना चाहिए था। मतलब मेन फोकस हमारा सिंपल ये होता है कि हम इनपुट दें आउटपुट मिले, जो कि मेन हमारी लाइफ भी तो ऐसे ही चलती है, इनपुट दें आउटपुट मिले। हम ये नहीं सोचना चाहते हैं कि हमें अंदर हमारा क्या वर्क चल रहा है एक्चुअली। द टेस्ट डेटा एंड फाइनल वैलिडेशन फेजेस, इसके अंदर क्या होता है, टेस्ट डेटा सूट प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है, ऐसे समझो कि हम लोग पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए वैलिड इनवैलिड और अलग अलग बाउंड्री वैल्यूज और एज केसेस के बारे में हम लोग चेक करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर हम लोग टेस्ट के लिए अलग अलग इनपुट देंगे, अलग अलग इनपुट के डेटा बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेक करेंगे कि हमारा सॉफ्टवेयर कैसे परफॉर्म कर रहा है। जैसे समझो कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, उसके लिए टीचर क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट सेट के क्वेश्चन पेपर बनाएगा, सेट ए सेट बी सेट सी। अब उसको स्टूडेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो स्टूडेंट्स बताएंगे कि सर ये वाला पेपर अच्छा था, ये वाला पेपर खराब था, ये वाले पेपर हम लोग नहीं सॉल्व कर पाए, ये टफ था। तो सिंपल टेस्टिंग डेटा सूट प्रिपरेशन का मतलब क्या हुआ कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इनपुट के डेटा बनाएंगे, यानी डिफरेंट डिफरेंट पेपर बनाएंगे और उनको सॉफ्टवेयर के अंदर पुट करके चेक करने की कोशिश करेंगे कि हमारा सॉफ्टवेयर उस पर्टिकुलर डेटा के अकॉर्डिंग कैसे परफॉर्म करता है। इसके अंदर आते हैं अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग जो होता है वो सिंपल ऐसे याद रखो कि इसके अंदर जो हमारे डेवलपर्स होते हैं, जो बेसिकली इंटरनली जो काम कर रहे होते हैं, वो इसको टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। सिंपल ऐसे समझो कि जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो इसको चेक करेंगे कि कैसे ये इनपुट है तो ये इसके करस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट होगा। तो सिंपल अल्फा टेस्टिंग का मतलब ये हुआ कि इंटरनली इसके अंदर पूरा कंट्रोल हमारा होता है, जो डेवलपर्स होते हैं उनका, कि किस प्रकार से सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है, पूरा तोड़ मरोड़ करके उसको टेस्ट कर लेना है, चेक कर लेना है। जबकि बीटा टेस्टिंग जो होता है, ऐसा देखा होगा कुछ बीटा वर्जन एप्लीकेशन के लॉन्च होते हैं, जैसे गूगल क्रोम बीटा या फिर कोई भी, तो बीटा टेस्टिंग सिंपल इसलिए लॉन्च किया जाता है कि यूजर उसको चेक करें उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेटा पुट करके, ठीक है। तो जैसे आते हैं बहुत सारे बीटा वर्जन की एप्लीकेशंस, तो उनका सिंपल काम ये होता है कि हम लोग उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो एक लार्ज ग्रुप ऑफ यूजर जो होता है वो उसके अंदर के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है, फिर बताता है उनको कि नहीं ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इन्वायरमेंट कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर जो मेन यूजर्स होते हैं वो रियल टाइम यूजर्स होते हैं, जो उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट के अंदर। प्री एग्जीक्यूशन यानी स्टैटिक टेस्टिंग और रिव्यूज के बारे में हम लोग समझते हैं। स्टैटिक टेस्टिंग का सिंपल मतलब ये समझो, जैसे सॉफ्ट स्किल के अंदर पढ़ा था ना, चर्निंग, एज्यूमुलेशन, स्किमिंग, स्कैनिंग। तो हम लोग ऊपर ऊपर क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट को बेसिकली स्कैन करेंगे, और हम लोग नहीं, जो बेसिकली डेवलपर्स होंगे जो जिनको काफ़ी कुछ आइडिया है, तो ऊपर से देख करके काफ़ी कुछ बता देंगे कि यहाँ पर स्ट्रक्चर की गलती लग रही है, यहाँ पर लॉजिक की गलती लग रही है। तो सिंपल इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे कि रिक्वायरमेंट और डिजाइन प्रोसेस के दौरान हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब ऊपर ऊपर हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया, तो ऑब्वियसली हर बार कोड चलाने की ज़रूरत नहीं होती है, यानी इसके अंदर हम लोग कोड नहीं चलाते हैं। तो जब कोड नहीं चल रहा है तो हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम बच रहा है, ठीक है।
तो कोडिंग शुरू होने से पहले ही हमने काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को फिक्स कर लिए, जिसकी वजह से हमारा टाइम और कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हम लोग रियल टाइम बेसिस पर कोड का एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे हैं। जबकि फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज़ यानी कि पीयर रिव्यूज़ का मेन एम क्या होता है, इसके अंदर एक पर्टिकुलर वर्कर या फिर एक पर्टिकुलर डेवलपर ने किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे काम किया, अब वो किसी दूसरे के पास जाएगा टेस्ट होने के लिए। इसके थ्रू क्या होता है कि कोलैबोरेटिव टीम स्क्रूटनी यानी एग्जामिनेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर की क्वालिटी और आर्किटेक्चर के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्हांसमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग डिफरेंट तरीके के डिफेक्ट्स या फिर प्रॉब्लम्स या फिर बग्स को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को देखने का नज़रिया दूसरा हो सकता है, दूसरे का देखने का नज़रिया दूसरा हो सकता है। तो इसके थ्रू हम लोग मल्टीपल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं लेस टाइम के अंदर, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग लोगों के पास कंटिन्यूसली रोटेट करके सिंपल तरीके से। हमने पूरे के पूरे टेस्टिंग के बारे में समझ लिया कि अलग अलग टेस्टिंग क्या हो सकती हैं। उसके बाद हमने ये समझा कि हम कैसे कोड के अंदर अलग अलग या फिर जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे स्टैटिक टेस्टिंग, या फिर हमने पढ़ा जो पीयर रिव्यूज टेक्निक, जिसके अंदर कोलेबरेटिव टीम स्क्रूटनी को इन्हांसमेंट देते हैं हम लोग। ये हुआ। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अब हम लोग रिव्यू स्पेक्ट्रम, यानी जो हमने सब कुछ कर लिया, अब हम लोग रिव्यू करेंगे कि क्या हमने जो प्रिपेयर किया है वो सही है या नहीं है, वैलिडेशन, या फिर बोले तो स्टैंडर्ड्स के अनुसार वो मैच कर रहा है या नहीं। ठीक है, द रिव्यू स्पेक्ट्रम एंड स्टैंडर्ड्स। वॉक थ्रू का सिंपल मतलब क्या होता है, ये एक इनफॉर्मल प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो कोडर होता है या फिर जो डेवलपर होता है जिसने कोड को लिख रखा होता है, वो अपने कोड को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, और दूसरे उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं। ऐसे समझो क्लास के अंदर हम लोग गए और अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो ये होता है वॉक थ्रू। तो वॉक थ्रू का सिंपल मतलब क्या होता है, इसके अंदर इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन ये इनफॉर्मल होता है। ठीक है, इसका मेन एम होता है कि ये पता करना कि लोगों के फीडबैक क्या हैं हमारे कोड, हमारे जो हमने प्रॉब्लम को जिस तरीके से फिक्स किया है उसके ऊपर। ठीक है, और नॉलेज को ट्रांसफ़र करना। जबकि दूसरा जो होता है वो होता है कोड इंस्पेक्शन, जिसको कि हम लोग सिंपल क्या बोलेंगे, एक फॉर्मल टेक्निक है। क्यों? क्योंकि कोड इंस्पेक्शन के अंदर क्या होता है कि प्रॉपर रूल्स के साथ हम लोग कोड को डिटेल्ड चेकिंग परफॉर्म करेंगे। जैसे ऐसे समझ सकते हो कि हमने अपने आंसर शीट को लिखा है और एग्जामिनर उसको चेक कर रहा है। तो ऐसा थोड़ी है कि क्वेश्चन नंबर 2 का ए लिखना है, उसमें तुमने बी लिख दिया तो चेक कर देगा, नहीं, वो चेक नहीं करेगा, वो गलत हो जाएगा। यही यहाँ पर होता है कि इसके अंदर हमारे पास एक स्ट्रिक्ट डिफेक्ट चेकलिस्ट और डेजिग्नेटेड रोल्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास पहले से कुछ रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो फिट होना चाहिए। साथ के साथ इसके अंदर कुछ डेजिग्नेटेड रोल्स भी इसके लिए होते हैं, जैसे मॉडरेटर और रीडर। ठीक है, ये बहुत इफेक्टिव होता है, जिसके थ्रू हम लोग कॉम्प्लेक्स लॉजिकल फ्लॉज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर के सामने कॉपी है और वो चेक करेगा कि नहीं, ये बच्चा इस चीज़ में गलती कर रहा है, ये बच्चा इस चीज़ में गलती कर रहा है। ये हाईली फॉर्मल टेक्निक होती है। जबकि थर्ड, स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स का सिंपल मतलब ये होता है कि इसके अंदर हम लोग अपने जो भी कोड लिख रखे हैं वो रूल्स और स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है या नहीं। कोड इंस्पेक्शन के अंदर हमने क्या किया कि इसके अंदर कोड की डिटेल्ड चेकिंग करते हैं, लेकिन कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स या फिर स्टैंडर्ड्स का सिंपल मतलब ये होता है कि जो कोड हमने लिख रखा है वो रूल्स और स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है या नहीं। जैसे एग्जाम के अंदर एप्लीकेशन लिखना है तो एप्लीकेशन के लिए एक अलग स्ट्रक्चर होगा, ऐसे के लिए एक अलग स्ट्रक्चर होगा, एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे तो उसके लिए एक अलग स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पर वही मेन होता है कि डिजाइन और कोडिंग गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, जिसके थ्रू हम लोग रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होता है किसके लिए, मैं बस पढ़ रहा हूँ सीमलेस टीम कोलेबोरेशन और प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर के लिए। तो ये जो हमने टेक्निक्स पढ़ी, इनका सिंपल एम ये है कि भले ही ये इनफॉर्मल हो या फिर फॉर्मल हो या फिर स्टैंडर्ड टेक्निक हो, इनका सिंपल एम ये है, अगर मैं समराइज करूँ तो रूल्स को फॉलो करना, ताकि जो कॉपी चेकिंग हो या फिर जो सॉफ्टवेयर हो वो परफेक्टली रूल्स के अंदर अलाइंड हो। लेकिन ये सारी चीज़ों को करने से पहले हम लोग ये भी चेक करेंगे, बोल करके लोगों को बता करके कि हमने क्या लिखा है, क्या एक्सप्लेन किया है। चीटिंग नहीं, चीटिंग एग्जाम में जैसे करते हैं वो नहीं बता रहा हूँ, प्रेजेंट करना, अपनी आइडियाज़ को एक्सप्लेन करना और उन पर्टिकुलर आइडियाज़ को आंसर शीट में लिखना स्टैंडर्ड रूल्स को फॉलो करके, ताकि जब एग्जामिनर उसे चेक करे फॉर्मली जो किया गया कोड इंस्पेक्शन के अंदर, तो वो अलाइंड हो प्रॉपरली। ऐसा ना हो कि हम हिंदी के आंसर शीट में इंग्लिश का क्वेश्चन लिख करके आ जाएं, तो वो गलत हो जाएगा। थैंक यू अलॉट, अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और पीडीएफ के अंदर एक पेज के अंदर पूरी की पूरी समरी वाली भी पेज आपको मिल जाएगी।